मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यहाँ से बनता है लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में आता है। देखें 2016 तो 14 एंड 18 ये इन ईयर्स में आया हुआ है ना। तो ये जो क्वेश्चन आता है वो कुछ इस टाइप का आता है कि स्टेट द लॉ ऑफ मास एक्शन एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट। देखें यहाँ पर तीन चीज़ें पूछी गई हैं। एक कि आपको लॉ ऑफ मास एक्शन को स्टेट करना है और आपको डेरिवेशन देनी है किसकी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, और इसी चीज़ को एक्सप्लेन भी करना है थोड़ा सा। ठीक है, तो अब सबसे पहले इस चीज़ को आप करने से पहले आप क्या करेंगे, आप हेडिंग लगा लेंगे सबसे पहले ना। लेकिन इससे पहले भी आप एक और काम करें, आप केमिकल इक्विलिब्रियम की जो है ना डेफिनेशन लिखें आप। ठीक है, तो आप जो है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर इससे पहले आप केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लगाएंगे तो और अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। आपकी थोड़ी सी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी ना। और ये जो डेफिनेशन है ये 2011 में भी आई है केमिकल इक्विलिब्रियम की। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखनी है। तो डेफिनेशन क्या बनती है, डेफिनेशन बनती है कि क्या केमिकल इक्विलिब्रियम इज स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है ये किसकी स्टेट है, ये एक डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट है एट विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। सिंपल कि इसका जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो रिवर्स रिएक्शन के बिल्कुल इक्वल होता है, बस आपको ये बताना है। ठीक है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम की आपकी इतनी डेफिनेशन हो गई। और ये आप छोटी सी चीज़ यहाँ पर लिख देंगे कि भैया आपका जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो इक्वल होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, यानी कि रेट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होगा रेट ऑफ प्रोडक्ट के। ठीक है, यानी कि समझ लें ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, इस तरह समझ लें आप। ठीक है, इसी को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। अब बात करते हैं हम लॉ ऑफ मास एक्शन की, और लॉ ऑफ मास एक्शन को याद रखें लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है। ठीक है, बात एक ही है, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम बोलें या लॉ ऑफ मास एक्शन बोलें, बात एक ही है। अब पहले इसको स्टेट करते हैं भाई। ठीक है ना, हम इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट क्या है, तो स्टेटमेंट आप देखें यहाँ पर है द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस। यानी कि जो उसका रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मास के। ठीक है ना, एक्टिव मास के जो है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इतना आपको याद करना है। ठीक है, एंड द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट। और उसका जो केमिकल रिएक्शन होगा वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट के एक्टिव मास के ऑफ द रिएक्टेंट के। ठीक है, ये जो आपको पूरी की पूरी जो है आप इसकी स्टेटमेंट थोड़ा सा रट्टा मारें और इसको जो समझने के लिए आपको एक्सप्लेनेशन से समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है ना, तो आपने ये यहाँ से पूरी यहाँ तक आपने जो है वो उसकी स्टेटमेंट लिख दी है। अब आप देखें इसकी एक्सप्लेनेशन पे आप आएँ और आपको खुद ब खुद स्टेटमेंट इसकी ब्रीफली समझ में आ जाएगी। तो एक्सप्लेनेशन की आपने हेडिंग लगाई, आप लिखेंगे टू एक्सप्लेन द मास ऑफ एक्शन कंसिडर रिवर्सिबल रिएक्शन। आपको मास ऑफ एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक रिवर्सिबल रिएक्शन की इक्वेशन को कंसिडर कर रहे हैं, और मैंने जो है ये इक्वेशन कंसिडर कर लिया। ठीक है ना, अब इसका देखें, स्मॉल ए है, कैपिटल ए है, फिर स्मॉल बी है और कैपिटल बी है। ये जो चीज़ हैं वो रिएक्टेंट हैं। ठीक है, और ये जो चीज़ है वो क्या है, प्रोडक्ट है। तो जो कैपिटल ए और बी है ना ये क्या है, ये रिएक्टेंट है, और जो स्मॉल ए और बी है ये नंबर ऑफ़ मोल्स हैं। ठीक है ना, नंबर ऑफ़ मोल्स। जिस तरह कोई भी जो चीज़ होती है ना, अगर मैं ए की जगह यहाँ पर 2 लगा दूँ, 3 लगा दूँ, तो क्या हो जाता है, नंबर ऑफ़ मोल्स हो जाते हैं। ये याद रखिएगा, ये आपको नीचे भी लिखना है। और ये जो स्मॉल सी है, स्मॉल डी है, ये भी क्या है, नंबर ऑफ़ मोल्स हैं। और जो कैपिटल सी और कैपिटल डी है ना ये क्या है, ये हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो आप सिंपल इसको अपनी वर्डिंग में यहाँ पर लिखेंगे एक्सप्लेनेशन के अंदर, इन द अबव रिएक्शन ए कैपिटल बी आर रिएक्टेंट्स। ठीक है, एंड सी एंड डी आर अ प्रोडक्ट। ठीक है, वाइल ए बी सी एंड डी आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये आपने चीज़ जो है जो मैंने आपको उर्दू में बताई, ये चीज़ मैंने इंग्लिश में यहाँ पर लिख दी। ठीक है, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एक्सप्लेनेशन में लिख देना है। अब आगे आप क्या करेंगे, तो आगे आपने जो है वो हेडिंग लगानी है नंबर 1 फारवर्ड रिएक्शन की और रिवर्सिबल रिएक्शन की। ठीक है ना, तो अब आप देखें, आपको पता है कि फारवर्ड रिएक्शन के अंदर क्या होगा। आपने यहाँ पर लिखा द रेट ऑफ फारवर्ड रिएक्शन, अल्फ़ा कैपिटल ए अंदर जाएगा और कैपिटल बी भी अंदर जाएगा, और जो उसके नंबर ऑफ़ मोल्स होते हैं हमेशा उसके ऊपर आते हैं। ठीक है ना, ये देखो ये आपका रिएक्टेंट आ गया ए और बी। ठीक है,
तो इसके जो नंबर ऑफ़ मोल्स है हमेशा आपको पता है कि भाई जब ये पूरा रिएक्टेंट है तो ये जो है वो फारवर्ड हो रहा है, आगे जा रहा है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं, क्या कह रहे हैं इसको, फारवर्ड रिएक्शन कह रहे हैं। और इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे, यानी कि रिवर्स रिएक्शन भी कह सकते हैं क्योंकि ये बैकवर्ड जा रहा होता है। तो अभी हम बात करें सिर्फ इसकी फारवर्ड की। तो देखो ए यहाँ पर आ गया सिंपल, इसका नंबर ऑफ़ मोल्स ऊपर आ गया, ए स्मॉल ए और कैपिटल बी जो है वो उसके ऊपर आ गया। ठीक है, अल्फ़ा है तो अल्फ़ा आपको पता है अल्फ़ा की जगह कांस्टेंट किया जाएगा और एफ जो है वो स्मॉल एफ आ जाएगा इसका फारवर्ड का। ठीक है, ये शो डिनोट कर रहा है कि भैया ये फारवर्ड डायरेक्शन हो रहा है बस। ठीक है, इसको आप ऐसे छोड़ देंगे। इसी तरीके से आप जो है वो दूसरा करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन, और या फिर आप रिवर्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। यही सेम आपने लिखा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन अल्फ़ा, वही कैपिटल सी स्मॉल सी इसके ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूँ। और वही अब जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह यहाँ पर कांस्टेंट किया जाएगा और स्मॉल आर आ जाएगा फॉर द रिवर्स रिएक्शन, ताकि ये डिनोट होता रहे, यानी कि पता चलता रहे कि भाई ये स्मॉल आर है ये किसको शो कर रहा है, यानी कि ये रिवर्स रिएक्शन को शो कर रहा है। और ये जो स्मॉल एफ है ये किसको शो कर रहा है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको कि यहाँ तक क्या किस तरह होगा, क्या कुछ होगा। ठीक है ना, अब हम आगे चलते हैं इसके क्या आगे क्या होगा। तो अब हम जो है वो आगे चलते हैं। देखो अब आपके इसके बाद आपको क्या लिखना है वो आपको मैं बताता हूँ। इसके आप नीचे आप क्या लिखेंगे। ठीक है, अब मेरा पेज ख़त्म हो गया है तो अब जो है वह नेक्स्ट पेज से यहाँ पर स्टार्ट करूँगा। तो अब देखिए यहाँ पर ऐसा इक्विलिब्रियम, आपने हेडिंग लगानी है ऐसा ही इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, अब आप क्या करेंगे, अब आप वही रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की आप जो है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखेंगे और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन लिखेंगे। दोनों रिएक्शन लिख के आप उसके जो फाइनल जो एंड में बन रहा था ना वो उसके नीचे नीचे लिख देंगे। ठीक है, रिवर्स का क्या बन रहा था, ये बन रहा था, और फॉरवर्ड का ये बन रहा था। ठीक है, ये देखो पीछे जो ये बन रहा था ना, ये जो चीज़ बन रही थी ये और ये आप सिंपल ऐसा इक्विलिब्रियम यानी कि इसके नीचे आप लिख देंगे। ठीक है, अब आपने यहाँ पर लिख दिया ऐसे ही। अब मैं क्या करूँगा, के एफ़ को और के आर को अलग अलग कर दूँगा और ये जो ब्रैकेट में है इनको अलग अलग ले जाऊँगा। तो उसको मुझे जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवानी पड़ेगी, यानी कि आप देखिए मैं के आर को यहाँ ले जाता हूँ, नीचे आ गया। ठीक है, और सिंपल एज दैट इस चीज़ को मैं इधर ले जाता हूँ, सिंपल इधर आ गया बस। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अदली बदली यहाँ पर हो गया, एक जगह इधर आ गया, एक जगह इधर आ गया। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो होते हैं इसका जो रेशो होता है वो के का होता है। ठीक है ना, इसको हम के कंसिडर करते हैं। तो के यहाँ पर आपने सिंपल लिख दिया, दोनों का मतलब यही होता है के। और सिंपल ये जो चीज़ आ गई आपकी जो आ गई वो क्या आ गई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन गया ये पूरा का पूरा। ठीक है, सवाल में यही था ना कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन आपको मालूम करनी है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन आपके पास ये आ गई। बस आपको ये डेरिवेशन करनी है चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए पेपर के अंदर। इसके बाद भी आपको कुछ लिखना है, वो ये लिखना है ताकि एग्जामिनर को ये वाज़ेह हो जाए कि हम बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। आप लिखने हैं द अबव एक्सप्रेशन के सी इज़ अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है ना, के सी जो है जो ये जो एक्सप्रेशन आ रही है ये क्या है, ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज़ अ रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है यानी कि के सी जो होता है वो किसका रेशियो होता है, वो होता है एक प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का रेशियो होता है। आपको पता है ना कि भैया जो सी और डी क्या थे, रिएक्टेंट वो प्रोडक्ट थे और ये ए और बी क्या थे, रिएक्टेंट थे। तो इससे ये भी आपको पता लग गया है कि जो के सी का जो प्रोडक्ट बनता है यानी कि के सी जो होता है वो किसके बराबर होता है, किसका रेशो होता है। अगर कभी भी एमसीक्यूज़ में आ जाए आपके पास कि के सी जो होता है वो उसका रेशो बताएं, वो किसका मतलब क्या होता है, इसका कंसंट्रेशन रेशो क्या होता है, आप बताएंगे भैया उसका जो रेशो होता है वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बराबर होता है। ठीक है, ये प्रोडक्ट हो गया, नीचे रिएक्टेंट हो गया, बस ये सिंपल यहाँ पर कहा जा रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज़ अ रेशो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। बस ये आपको लाजमी ये लाइन लिखनी है ताकि आपको पूरे नंबर मिल सकें।